सो हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, माइक चेक, आवाज़ आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया। सो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा। और आज हम लोग वापस से जुड़ चुके हैं अपने इस सीरीज में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और तो उसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ्लावर के बारे में देखा था, एंजियोस्पर्म वगैरह क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट का कुछ चीज़, जैसे एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड था, डाइथिकस था, ठीक है। तो जो जो उसके फीचर हम लोगों ने मतलब वहाँ पे डिस्कस करे हुए थे, आज उसी सीरीज को हम लोग आगे लेके चलेंगे। सो वंस अगेन वेलकम यू गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम लोग अपने सीरीज को लेकर के आगे चलेंगे, और एनसीईआरटी में साथ में खोल लीजिए बेटा, और वापस अपने एनसीईआरटी को मास्टर करिए, डिकोड करिए, ताकि आपको क्या हो, कुछ कुछ चीज़ें मालूम चलती रहे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख रखी थी बेटा, तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं उन चीज़ों को थोड़ा बहुत रिकॉल करते रहना, और साथ में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज बेटा हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें देखनी है। पॉलन ग्रेन वगैरह क्या होता है हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कुछ कुछ, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो बेटा इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना करके वहाँ पे लिखा होगा क्लास 12th कंप्लीट बायोलॉजी, तो आप उस सीरीज में जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहरहाल अब हम लोग देखेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे आज अपना वापस से सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों के पास में एनसीईआरटी वगैरह होगा, और एनसीईआरटी बेटा अगर पास में है तो उसको अपने साथ खोल करके रख लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए जरा सा, अब आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है बेटा, हम लोगों ने लेयर वगैरह का बहुत डिस्कशन वगैरह किया हुआ था, थोड़ा बहुत एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, ये सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या था, एपिडर्मिस। जो उसके अंदर लेयर जिसका नाम था एंडोथीसियम, उन सबों के बीच में ये जो लेयर बन रही है इसका नाम क्या था, मिडिल लेयर। और चारों तरफ बाहर जो हमारा ये नरिशमेंट का काम करती है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर वगैरह होता है, तो उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटम। ये जो लेयर है किसकी लेयर है, वो टैपिटम की लेयर है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समटाइम जब हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, तो जो टाइपिटम होती है, टाइपिटम समटाइम आपको बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वहाँ पर माइटोसिस के थ्रू उनका नंबर बढ़ रहा होता है, बट वो साइटोकाइनेसिस वहाँ पर नहीं होती है, जिसकी वजह से समटाइम आपको जो टाइपिटम वगैरह होता है वो बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है। बहरहाल उसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर यहाँ जो कुछ भी है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो नंबर है ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, यानी अलग अलग प्लांट के अंदर उनका अंदर नंबर अलग अलग हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम थोड़ा देखें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के आगे चल करके होगा क्या, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही अल्टीमेटली हमारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जब वहां पर डिवीजन वगैरह होता है डिवाइड करके वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन करना है, तो वहां पर होने वाला जो डिवीजन है वो मियोसिस होता है, ठीक है। अब देखिए जरा सा, ये चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, और साथ में जो वहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, वहाँ पर होमोजीनस नेचर होता है टिश्यू का, और अल्टीमेटली उसका नेचर कैसा होगा, स्पोरोजीनस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अल्टीमेटली फॉर्मेशन होने वाला बेटा, वो कौन सी चीज़ फॉर्म हो रही है वहाँ पर स्पोर, माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब कि बेसिकली जिसकी साइज बहुत छोटी हो, ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर पॉलन ग्रेन के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज़ें विजुअल हो रही होंगी, और अगर विजुअल नहीं हो रहा तो थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखती रहे, और आई होप कि यस दिस इज फाइन। सो अब देखिए हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉलन ग्रेन बेसिकली क्या है भाई, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल गैमेटोफाइट को। गैमेटोफाइट मतलब बेसिकली क्या, वो गैमेट की बात कर रहा है, ठीक है। और इफ यू टच द ओपन एंथर एंड ऑफ हिबिस्कस, आपको बोल रहा है कि क्या दूसरे कोई फ्लावर देखते हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा येलोइश कलर का पाउडरी देखने को मिलता है, जो कि आपके हाथों में लग जाता है। तो बेसिकली वो क्या है, पॉलन ग्रेन ही हमारा, ठीक है। ये जो ग्रेन वगैरह होते हैं, इनको अगर हम लोग वाटर वगैरह स्लाइड वगैरह पर रख करके थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा। देखिए जब भी आप वहाँ पे स्लाइड वगैरह पे रखने के बाद में जब इसको माइक्रोस्कोप वगैरह पे रख करके आप ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ आपको स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर, पॉलन ग्रेन वगैरह के अंदर। बात समझ पा रहे हो? कुछ आपके एनसीईआरटी में कुछ यहाँ पे एग्जांपल वगैरह दिखा रखा है, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, ताकि और एग्जाम वगैरह में दोबारा आए तब उसको वहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट चीज बोल रहा है कि यू विल बी रियली अमेज्ड, क्या वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन, ये सब जो भी हमको पॉलन ग्रेन का देखने को मिलता है, वो उसका जो वैरायटी है या जो डाइवर्सिटी है काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप चाहो तो डायग्राम भी देख सकते हो, देखो लिखा है फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, देखो यहाँ पे डायग्राम नंबर बोल रहा है 1.4, ये मैं 1.4 आपके सामने ओपन कर दे रहा हूँ। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर वगैरह देख रहे हो बेटा, बेसिकली ये माइक्रोस्पोर का जो वैरायटी है, यानी इनका शेप, साइज, कलर, आर्किटेक्चर, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। देख पा रहे हो, देखो इस डायग्राम के अंदर, और अगर आप देखोगे तो इनके अंदर हमको डिफरेंट वैरायटी देखने को मिल रही है। अब मैं अगर आगे मैं आपको इसको कंपेयर कराऊं, तो आपको उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फीचर
दिखेंगे, जिसको कि आपको क्या काम करना है बेटा, फोकस करना है, क्योंकि वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, पॉलन ग्रेन जनरली कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे और 20 to 50 माइक्रोमीटर की इनकी डायमीटर वगैरह होती है, और इनके पास में क्या होगा, 2 लेयर की बनी होती है। जो हार्ड आउटर लेयर होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन, और ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि अभी तक पता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर उसको इतना हार्ड बनाने की जरूरत क्या, क्योंकि सम टाइम तक उसको बहुत लंबे टाइम तक क्या करना होता है, सर्वाइव करना होता है। तो सर्वाइव कराने के लिए जो उसका नेचर है, जो एक्सटर्नल लेयर है, वो कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ताकि उसको किसी दूसरे एंजाइम या बैक्टीरिया वगैरह से उसको कोई इफेक्ट न पड़े, ठीक है। और इनकेस अगर मैं देखूं कि हाई टेम्परेचर वगैरह एनवायरमेंट में रहेगा, या स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन रहेगी, या अल्कली कंडीशन है, तो वहां पर भी वो या कोई एंजाइम हो तो उसके ऊपर वो उसको डिग्रेड न कर पाए, राइट। तो स्पोरोपोलिनिन इसलिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हमारा प्रोमिनेंट हमको देखने को मिलता है आउटर लेयर के ऊपर। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, पॉलन ग्रेन एक्साइन एज प्रोमिनेंट अपर्चर कार्ड, जिसको जर्मपोर बोलते हैं। और जर्मपोर क्या हो गया, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो बेसिकली अगर मेरा ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, उसकी इनर वाली लेयर हुई, तो जहां जहां पर आउटर लेयर रहेगी और जहां जहां पर हार्ड सरफेस है वहां वहां पर स्पोरोपोलिनिन होगा, और जहां जहां पर हार्ड सरफेस नहीं होगा वहां पर क्या नहीं होगा, स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा। और इसी जो छोटे छोटे पोर बन रहे हैं, इस पोर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, जर्म पोर कहते हैं। इस जर्म पोर से क्या होता है, आगे चल करके जर्म ट्यूब यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के थ्रू एंटर करती है। बात समझ पा रहे हो। और ये जो बेटा बाहर बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, और पूरा लेयर का नाम क्या बेटा, एक्साइन। नाम क्या हो जाएगा, एक्साइन। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बेटा, वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, आप उसको बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इनके पास में स्पोरोपोलिन का लेयर होता है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है, ठीक है। जो एक्साइन है क्या एग्जिबिट करता है भाई, एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, बहुत उसी की वजह से जो हमको डिजाइन देखने को मिलता है, जो वैरायटी देखने को मिलती है, उसी वजह से देखने को मिलती है। बात समझ पा रहे हो। तो देखो अपने साथ में एनसीईआरटी रखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि वहाँ कहाँ पर अगर कोई फीचर वगैरह है तो पर्टिकुलरली ऐसा क्यों है, वहाँ पर पोर है, उस पोर का क्या काम है, क्या फंक्शन है, ताकि जब सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको कम से कम आइडिया लगता रहे कि वहाँ पर किसी जगह मॉडिफिकेशन वगैरह हो रहा है तो वो क्यों मॉडिफिकेशन हो रहा है। बात समझ पा रहे हो। अब देखो बेटा, मैं इतना जूम इन इसलिए कर रहा हूँ ताकि बेटा आपको कहीं वहाँ पे जो आप अगर मोबाइल में देख रहे होगे या टैब में या लैपटॉप वगैरह में देख रहे हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रहे और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो बेसिकली उसी की बात कर रहा है कि क्यों हार्ड क्यों ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको कोई एंजाइम वगैरह डिग्रेड ना करने पाए। और जो जर्मपोर है उसका क्या फंक्शन है बेटा, तो वहाँ पर उसको पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करना है। जो इनर वॉल होती है बेटा पॉलन ग्रेन की, वो किसको क्या बोलते हैं, एंटाइन बोलते हैं। ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, कहीं पर भी इसमें एब्सेंट नहीं होता है। और ये किसी का मेडअप होता है, सेलुलोज का और पेक्टिन का। बेटा यहां पर मार्क कर लो, यहीं पर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है, कि इंटाइन इज मेडअप ऑफ, तो क्या बताओगे ऑप्शन में, सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है। ये दो साइटोप्लाज्मा पॉलन ग्रेन किससे सराउंड होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होगा। और जब पॉलन ग्रेन मेच्योर होता है तो उस समय उसके अंदर कितने सेल होते हैं बेटा, 2 सेल होते हैं। एक का नाम होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम क्या होगा, जेनरेटिव सेल। अब डायग्राम के अंदर देखो, देखो जो बी वाला डायग्राम है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, जो छोटा वाला उसको क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल बोलेंगे। बात समझ पा रहे हो। वेजिटेटिव सेल की साइज देखो थोड़ी सी बड़ी है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर डिवीजन हुआ था वो कैसा हुआ था, एसिमेट्रिकली डिवाइड हुआ था। क्यों ऐसा, क्यों बेटा यहाँ पे इसको ज्यादा एसिमेट्रिकली होने की डिवाइड होने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पर आगे चल करके उसको जब पॉलन ट्यूब वगैरह का फॉर्मेशन करना होगा तो उसको मेटाबॉलिकली बहुत काफी एक्टिव रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां पर साइटोप्लाज्म के ज्यादा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो मेरा जेनरेटिव सेल है ये आगे चल करके स्पर्म वगैरह मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू वहां पर वो एग सेल के साथ में फ्यूज करेगा। तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिकली एक्टिव या ज्यादा एक्टिव किसको होने की जरूरत है, वेजिटेटिव सेल को। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली उसको एक पूरे ट्यूब का फॉर्मेशन करना है, उसी ट्यूब के थ्रू हमारा मेल गैमेट वो कहां तक रीच आउट करेगा, वो ओव्यूल के अंदर एग सेल के पास पहुंचेगा। बात समझ पा रहे हो। इस वजह से यहाँ इसका जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो ज्यादा है, वेजिटेटिव सेल की साइज बड़ी है। अब देखो उन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा है कि वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरी बात क्या बेटा कि वहां पर जो वैक्यूल वगैरह है उनकी थोड़ी साइज ज्यादा होती है, उनका नंबर ज्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा सा वो शिफ्ट कर जाते हैं टर्मिनल एंड की तरफ। इसी वजह से देखो जर्मिनल जो सेल है वो कहां पर आ गया, एक टर्मिनल साइड पर आ गया। अब बोला कि जेनरेटिव सेल कैसा होगा, स्मॉल होगा और फ्लोट करेगा कहां पर, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या किसका है, किस सेल का साइटोप्लाज्म होगा, वो वेजिटेटिव सेल का ही होगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि इट इज ए स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पर साइटोप्लाज्म होगा वो कौन से शेप का होगा बेटा, स्पिंडल शेप का होगा। कौन से शेप का होगा,
स्पिंडल शेप का होगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा, उसके अलावा एक न्यूक्लियस होगा। इन जनरली अगर मैं बात करूँ तो 60% जो एंजियोस्पर्म वगैरह होते हैं वो पॉलन ग्रेन कितने सेल स्टेज पे होगा, 2 सेल स्टेज पे होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेना, ग्रास हो गया हमारा, उसके अंदर 2 सेल स्टेज पे होता है। और रिमेनिंग स्पीसीज 2 सेल स्टेज पे जनरली टोमेटो वगैरह के अंदर होता है। और रिमेनिंग जितनी भी स्पीसीज जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, माइटोटिकली, स्टार बना लो, टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमिट्स बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज बोलते हैं। तो बेसिकली जो कॉर्न होते हैं, ग्रासेस होती हैं, उन सब के अंदर कितने सेल स्टेज पे होगा, 3 सेल स्टेज पे होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो ये जो सेल का नंबर आ रहा है इसको कैसे समझना है। एक बड़ा सा सेल ले लो, उस सेल के अंदर एक छोटा सा क्या कर लो, जनरेटिव सेल कर लो। इसकी प्लॉइडी अगर यहाँ पर जो सेल है और यहाँ पर भी एक सेल है, तो इसको बोलते हैं, बड़े वाले को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे बेटा, वेजिटेटिव सेल। तो जब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल। तो जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के टाइम पर क्या होगा बेटा कि यहाँ पर ये जो हमारा जनरेटिव सेल है, ये सेल आपस में क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। जब डिवाइड करेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली आगे चल करके 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हो। और इस वजह से 2 सेल हमारे जनरेटिव वाले में बन जाते हैं और 1 सेल वेजिटेटिव सेल का बनाता है। तो जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा किससे होगा, वेजिटेटिव सेल से होगा। और जो हमारे जो 2 मेल गैमिट बनेंगे, एक मेल गैमिट और दूसरा मेल गैमिट, दोनों मेल गैमिट आगे चल करके उस प्लांट के अंदर एक एग सेल से फ्यूज होगा और एक किससे, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा। तो आगे चलो हम लोग डिवीजन देखेंगे जब सेकंड फर्टिलाइजेशन देखेंगे। लेकिन इतना बात याद रखो कि जनरली 3 सेल स्टेज के अंदर होता है, लेकिन 60% कितने में होगा, 2 सेल स्टेज पे होगा। बात समझ आ रही है। और ये जो 3 सेल स्टेज हुआ, जो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, वो कौन सा है, माइटोटिकली। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सेकंड मेयोटिक डिवीजन ही माइटोसिस नेचर का होता है, यानी इक्वेशनल डिवीजन होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी द सेम। बात समझ आई भाई। देखो तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर एंथर के अंदर जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, जो टेट्राड का स्ट्रक्चर था वहां पर, माइक्रोस्पोर टेट्राड वगैरह, तो वहां पर ही हमारा जो डिवीजन वगैरह होता है, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर आगे चल करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। आगे देखो बेटा, अब हमको थोड़ी बहुत फैक्चुअल बात करनी, क्योंकि माइक्रोस्पोर वगैरह से पॉलन ग्रेन जब बनता है तो पॉलन ग्रेन थोड़ा सा उसका एलर्जी कॉज करने वाला नेचर भी होता है समटाइम किसी किसी प्लांट का, ठीक है। तो देखो वही बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन बहुत सारे स्पीसीज क्या कर सकता है, सेवरल एलर्जी क्रिएट कर सकता है, या ब्रोंकियल अफेक्शन वगैरह को कर सकता है सम पीपल के अंदर, जो कोई अगर बहुत लंबे टाइम उसका एक्सपोजर ले तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वगैरह भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। और मेंशन भी किया गया हुआ है कि पार्थेनियम, जो जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, डेट कैम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेशन। इसकी स्टोरी देखो, मैं बताता हूँ तुमको कि इंपोर्टेड वीट वगैरह के साथ में है, ठीक है, हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। तो देखो इसकी छोटी सी स्टोरी क्या है, देखो पाकिस्तान के देखो नाम आ गया, खराब स्टोरी, खराब वर्ड आते हैं, पाकिस्तान आ जाता है। तो स्टोरी ये हुई थी अमेरिका से, जब हमारा ये हम लोग को अकाल के टाइम पे जब समस्या हुई थी, फूड वगैरह हमारे पास नहीं था, तो हम लोगों ने अमेरिका से हेल्प ली थी। तो अमेरिका वालों ने वीट के सीड के साथ में मिक्स करके पार्थेनियम के भी सीड को इंडिया में भेज दिया था। जब इंडिया में इसके आके बहुत लार्ज लेवल पे इसकी जब फार्मिंग वगैरह हुई, तो जिसकी वजह से पूरा जो ऑल ओवर इंडिया या मैक्सिमम रीजन ऑफ इंडिया के वहाँ पर क्या हुआ कि ये कैरेट ग्रास का पूरा जो सीड वगैरह था, ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के या हमारे इंडिया के लैंड वगैरह में वहाँ पर पूरी तरीके से ग्रो कर लिया। और इसको हटा पाना बहुत मुश्किल है, और जो इसके पॉलन ग्रेन वगैरह होते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा एलर्जी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से पार्थेनियम बेटा याद रखना कि इसके पॉलन ग्रेन से हमको क्या देखने को मिल जाएगा, एलर्जी देखने को मिल जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखिए, अब खास बात क्या है बेटा कि पॉलन ग्रेन वगैरह को स्टोर भी किया जाता है, ताकि अगर इन केस अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करना हो तो आप उसको एक्सपेरिमेंट करके या जब मन कर जिस प्लांट के साथ ग्रो कराने का तो उसको ग्रो करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में रिसर्च वगैरह चल रहा है, तो या वर्ल्ड लेवल में रिसर्च चल रहा है जिसके रिगार्डिंग हमको पॉलन ग्रेन वगैरह स्टडी करने के लिए चाहिए होता है। तो हमको वहाँ से हम पॉलन बैंक होता है, जिस तरीके से ATM हमारे ATM के बैंक होते हैं, ब्लड बैंक होता है, जीन बैंक होता है, इसी तरीके से हमारा एक पॉलन बैंक होता है, पॉलन बैंक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पॉलन ग्रेन किसमें रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको रिसेंट ईयर के अंदर पॉलन टेबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप अवेलेबल कराया जाता है मार्केट के अंदर। और जो पॉलन उसका कंजम्पशन जो है, ये क्लेम हुआ है इंक्रीज हो गया, क्या कि जो इनका कंजम्पशन वगैरह इंक्रीज हुआ है, कौन किया है, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट या रेस सोर्सेज, यानी कि अल्टीमेटली एथलीट वगैरह एनर्जी सोर्स के तौर पर इसको कंज्यूम करते हैं, सिरप को या टैबलेट वगैरह को, ठीक है। ये देख सकते हो पॉलन प्रोडक्ट है हमारा ये, ठीक है, सिरप हो गया, टैबलेट वगैरह हो गए, ठीक है। देखो लिखा ना इंग्लैंड, तो बेसिकली वेस्टर्न कंट्री वगैरह के अंदर हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
और पॉलन ग्रेन की बेटा साइज बहुत छोटी होती है और बहुत लाइट वेट होते हैं ये, ताकि आसानी से एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक ये एयर के थ्रू जा पाए। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन का हमारा ट्रांसफ़र वगैरह होता है, ठीक है। उसके लिए भी उस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। देखो क्या बोल रहा है कि जब भी सेड होते हैं पॉलन ग्रेन क्या होता है, लैंड करते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा कहाँ पर था बेटा, याद करो वापस से, ये देखो इसको बोलते थे स्टिग्मा और इसको क्या बोलते थे, स्टाइल। इसको क्या बोलते थे, ओवरी, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे अंदर वाले को, ओव्यूल। याद रखना, ओवरी फ्रूट बनेगा, ओव्यूल सीड बनेगा, और जो पॉलन ग्रेन आएगा मेरा पॉलन ग्रेन कहाँ पर आएगा, इसी के ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन आएगा। बात समझ पा रहे हो, ये क्या है बेटा, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन हमेशा किस पर आएगा, स्टिग्मा पर आएगा। बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले हमारा कहाँ पर पहुंच जाएगा पॉलन ग्रेन, कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। और पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी वगैरह होती है, देखो सम टाइम क्या होता है ना कि वो पॉलन ग्रेन बहुत जल्दी, उनका एक लाइफ स्पैन होता है कि वो उसी टाइम पीरियड तक एक्टिव रहेंगे, उसके बाद उनका जो टेंडेंसी है फर्टिलाइज करने की टेंडेंसी कम पड़ जाती है, खत्म होने लगती है। तो हमको क्या काम करना होता है, जो पीरियड है जिस टाइम पर हमारा पॉलन ग्रेन हाईली क्या नाम है, वो डिपेंड करेगी स्पीसीज टू स्पीसीज कि वो कितने टेम्परेचर या कितनी ह्यूमिडिटी के अंदर वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है या फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ सीरियल्स वगैरह के अंदर हम लोगों ने देख सकते हैं, जैसे राइस हो गया या व्हीट हो गया, इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनकी जो वाइबिलिटी होती है लगभग 30 मिनट की होती है। अगर ये रिलीज हुए हैं प्लांट से तो इनको 30 मिनट के अंदर फर्टिलाइज करना होता है, क्योंकि इनकी जो टाइम पीरियड है बहुत कम होता है, ठीक है। और सब मेंबर ऑफ रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ, यानी बहुत महीनों तक पॉलन ग्रेन हमारा एक्टिव रहता है। तो वो वेरी करता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि स्टोरिंग सीमन वगैरह को स्टोर करते हैं स्पर्म को, किस लिए, इवन यहाँ तक कि हम लोग ह्यूमंस वगैरह कभी आजकल स्पर्म या मेल गैमेट को हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमें जब भी यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर बेनिफिट और पॉजिटिव वर्क के लिए, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सिस्टम, या वो मेल का प्लांट का भी हो सकता है, वो एनिमल का करें तो हम लोग ह्यूमन का भी हो सकता है, और इसे ट्रांसफर को ही मेल गैमेट को इसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब चूंकि आर्टिफिशियल यानी मैनमेड करा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर, बहुत टाइम तक। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर स्टार बना लो, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, नीट 2017 का क्वेश्चन है बेटा, इसको मार्क कर लो। कितने डिग्री टेम्परेचर पर इसको स्टोर करते थे बेटा, याद रखना, लिक्विड नाइट्रोजन -196, यहाँ पे लिख लो -196 डिग्री टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में स्टोर करते हैं, ठीक है। सच स्टोर पॉलन ग्रेन कैन बी यूज, जब भी मन करेगा तो हम इसको पॉलन बैंक से निकाल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोला सिमिलर सीड बैंक की तरह, जैसे सीड जहाँ पर सारा स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सीड बैंक बोलते हैं। और जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट करके रखते हैं वहाँ ब्लड बैंक बोलते हैं। जहाँ पर जीन वगैरह, बहुत सारे जीन है ना हमारे जो कि कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, जहाँ पर जीन कंट्रोल रखे हैं तो उसको जीन बैंक बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ सीड रखते हैं सीड बैंक, पॉलन रखते हैं पॉलन बैंक, ठीक है। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो बेसिकली क्रॉप का अगर एक दूसरे क्रॉप के साथ में इंटरेक्ट कराते हैं तो वहाँ से फर्टिलाइज कराते हैं नए टाइप का हाइब्रिड बनाने के लिए, तो क्रॉप ब्रीडिंग वगैरह के अंदर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जो भी आपने पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर बेटा याद रखना है, ठीक है, कि वेजिटेटिव सेल होता है, 2 सेल स्टेज पे, 3 सेल स्टेज पे भी वो डिसेंस होता है या उसका वहाँ से ट्रांसफर होता है। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक, यानी कि बेसिकली हम लोग किस पे स्विच कर रहे हैं, अब किस पे स्विच कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर स्विच कर रहे हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल और मेगास्पोरेंजियम मतलब फीमेल, ठीक है। अब देखो ओव्यूल कहाँ पर था, ओवरी के अंदर था। और पिस्टिल बेसिकली तुम्हारा कार्पेल को बोल रहा है कि जहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके पिस्टिल का यूनिट बनता है, ठीक है, एक यूनिट बोलते हैं। अब आगे वो बेटा क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जिम्नोस्पर्म ने बेटा ये गाइनोसियम लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम इन ज्यादा कर देने से वजह से गाइनोसियम, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर को। और गाइनोसियम किसका होगा, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। अगर किसी फ्लावर के अंदर
एक यूनिट है गाइनोसियम का, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मोनोकार्पेलरी। क्या कंडीशन आएगी, मोनोकार्पेलरी। और अगर वहां पर एक से ज्यादा कार्पेल हो, कार्पेल मतलब बेसिकली क्या कि वही स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी की बात कर रहा है, ठीक है। सिंगल पिस्टिल होगा तो मोनोकार्पेलरी, अगर बहुत ज्यादा होंगे तो मल्टी कार्पेलरी। क्या बनेगा बेटा, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रखा है when there are more than one pistil may be fused together, तो यानी अगर बहुत सारे पिस्टिल हों और वो क्या हो, फ्यूज हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। अगर वो फ्री हो जाए तो क्या बोलेंगे भाई, एपोकार्पस। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। जब भी हमारा अगर पिस्टिल फ्यूज होगा तो सिनकार्पस, और अगर फ्री होगा तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। बेटा ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखना है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी किसके एग्जाम कम केस में आ रहा है, फीमेल वाले के, सिनकार्पस, ठीक है। देखो ये बेटा याद रखना। अब देखो हर एक पिस्टिल, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, बताया हूं मैं अभी आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बनाया था, वापस बना दे रहा हूं। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल। स्टिग्मा किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह पॉलन ग्रेन के लिए। और स्टाइल क्या होता है बेटा, इलांगेटेड। देखो इलांगेटेड है ना, ये रीजन इलांगेटेड है। सिलेंडर पार्ट बीनीथ किसके नीचे होगा बेटा, स्टिग्मा के नीचे है। ये लेवल हमारा पूरा अगर स्टिग्मा का, उसी के नीचे क्या प्रेजेंट है, ये स्टाइल प्रेजेंट है। जो बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टिल, उसी को क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या बेटा प्रेजेंट होता है, ओवरियन कैविटी। उसी ओवरियन कैविटी को क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, लॉक्यूल बोलेंगे। और प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी प्लेसेंटा वगैरह जो भी होगा वो कहां पर होगा, ओवरी के अंदर होगा। और प्लेसेंटा होता क्या है, कनेक्टिंग लिंक होता है, जो कि हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो से अटैच होता है। रिकॉल करना है हमको डिफिनेशन वगैरह को, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन वगैरह, जो कि आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ रखे हो। याद करो, एक्सियल, मार्जिनल और बेसल, सेंट्रल, सब आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा। जो जो भी चीजें पढ़ रखी है बेटा उसको थोड़ा सा रिकॉल करो। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब ये एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो इस डायग्राम के पेज को थोड़ा सा, डायग्राम को स्किप कर देते हैं, या स्किप करते तो ये नीचे का जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ उसको बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं है। तो बेटा आप कुछ छोड़ोगे नहीं, समझ पा रहे हो। बायोलॉजी वाला पढ़ने का फायदा तो यही है कि आपको एक एक बेसिक बातें मैं बिल्कुल अच्छे से बारीकी से बताऊंगा। देखो बेटा जो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, बात समझ पा रहे हो। देखो ये एक एग्जाम्पल है, एक डायग्राम है। ये डायग्राम किस चीज़ का है, ये डायग्राम हमारा है जो डाइसेक्टेड फ्लावर होता है हिबिस्कस का, यानी गुड़हल का फूल का, उसका एक पिस्टिल को लेकर के यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी के जो भी फ्लोरल पार्ट थे, जैसे सेपल हो गया, पेटल हो गया, और आपके थैलमस वगैरह, थैलमस तो खैर दिखाया हुआ है, बाकी सब चीज़ों को हटा रखा है, मेल कैरेक्टर को हटा रखा है, एंड्रोशियम वगैरह को। तो देखो अगर इस जहाँ पर लैंडिंग सरफेस होता है तो ये पूरा लैंडिंग सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टाइल। और नीचे जहाँ पर ये थैलेमस साथ में कनेक्ट हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, ओवरी। और जहाँ पे ये कनेक्टेड हुआ है उसको क्या बोलेंगे, थैलेमस। थैलेमस इज द बेस जहाँ पर ओवरी रहती है, सेटल रहती है। एग्जाम्पल किसका लिखा हुआ बेटा, ये हिबिस्कस का लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। सेकंड डायग्राम देखो, अगर यहाँ पर दिखा रहा है कि जो भी हमारे कार्पेल था अगर उसका नंबर 1 से ज्यादा हो, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर ये सब सारे आपस में क्या हो गए, जाकर के फ्यूज हो गए। अगर ये फ्यूज हुए हैं तो स्टिग्मा फ्यूज हो गया, लेकिन है तो बहुत सारे कार्पेल, तो क्या बनेगा कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी। और चूंकि फ्यूज है तो कौन सा कंडीशन बन गया, सिन कार्पस। ये किस चीज का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये याद करो, पैपावर का है। ये किसका है, पैपावर का, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, मल्टी कार्पेलरी है, ये एक से ज्यादा कार्पेल है, 1 2। देखो यहाँ पर स्टिग्मा को थोड़ा सा नैरो करके दिखाया हुआ है और नीचे स्टाइल को इस तरीके से दिखाया है। तो यहाँ पर कार्पेल तो बहुत ज्यादा है, यानी मल्टी कार्पेलरी ये भी है, लेकिन कोई फ्यूज नहीं है। तो फ्यूज नहीं होने से क्या बन गया, ये एपोकार्पस बन गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि किसका एग्जाम्पल किसका है, माइसेलिया का। किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये माइसेलिया का है। सम स्टूडेंट फॉरगेट कि किस चीज का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये मेरा डायग्राम है ओव्यूल का। तो ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एट्रोपस, एनाट्रोपस यहाँ पे दिखा हुआ है, और आर्थ्रोट्रोपस होता है, हेमीट्रोपस हेमी एनाट्रोपस होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पर जो दिखाना चाहता है, देखो ये डायग्राम है, ये इस डायग्राम को बेटा आपको एकदम याद कर लेना है। ये बनाया हमारा आउटर इंटीगुमेंट, देखो आउटर इंटीगुमेंट, ये कौन सा बना, आउटर इंटीगुमेंट। इसके अंदर वाली ये वाली लेयर, ये क्या बना बेटा हमारा, ये इनर इंटीगुमेंट बना। जो यहाँ पर ये रीजन आ रहा है, ये कौन सा है, फ्यूनिकल। ये रीजन कौन सा है, फ्यूनिकल का। जहाँ से ये कनेक्टेड होता है, इस कनेक्टेड वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, हीलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हीलम। और इसके अंदर ये हमारा इनर इंटीगुमेंट वाला लेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो रीजन बन रहा है, ये रीजन कौन सा बेटा, ये आता है हमारा माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइल बनेगा। और इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल ओपनिंग बोलते हैं, और
ये जो इंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। अब देखो इसके चारों तरफ बाहर ये जो भी पूरा कंटेंट वगैरह यहाँ पर भरा हुआ है, ये क्या है, न्यूसिलस है। ये क्या है, न्यूसिलस। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। और लास्ट का जो ये बड़ा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरा इंड कौन सा है, चलाजल इंड। कौन सा इंड है, चलाजल इंड। तो तुम इसकी डायग्राम बना बना करके प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको बेटा चीज़ें याद होंगी, एक दिन में तो याद नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो डायग्राम को एनसीईआरटी वगैरह जब पढ़ते हो तो उसको डायग्राम को एक बार पेन पेपर लेकर के बना करके लेवलिंग करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस होगा। क्योंकि आपको एग्जाम में तो बिना देखे ही बनाना है ना, और एक तो फैक्चुअल भी होता है थोड़ा, समटाइम ये चैलेंज होता है हमको। बच्चे बताते हैं स्टूडेंट वगैरह कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, वो डायग्राम तो याद हो गया लेकिन एग्जाम में उसको रेप्लिकेट या उसको यूज़ नहीं कर पाए अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ड्यू टू द लेस रिवीजन। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर हमको इसी को समझना है कि जो कि हम लोग प्लेसेंटेशन की बात कर रहा था, तो प्लेसेंटा क्या होता है भाई, प्लेसेंटा अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया। तो मेगा स्पोरेंजिया ही है जहां से हमारा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक यूनिट को बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम और प्लूरल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। कॉमनली उसी को मिला करके आपस में क्या बोल देते हैं, ओव्यूल बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा जो नंबर होता है ओव्यूल का इन एन ओवरी मे बी वन, वो एक भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए वीट, पैडी, मैंगो, और या बहुत ज्यादा भी हो सकता है। यानी इन वन ओव्यूल देयर विल बी, इन वन ओवरी देयर विल बी द मोर देन वन ओव्यूल। अगर मल्टीपल एग्जांपल की बात कर लें तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड, यानी इन सब के एक ओवरी के अंदर बहुत ज्यादा सीड देखने को मिलेंगे। ओवरी बनाती है फ्रूट। अब आपने वाटरमेलन के अंदर तो देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट के सीड देखने को मिलते हैं। ठीक है, पपाया के अंदर हो गया, ओवरी से तो एक ही फ्रूट बनता है पपाया का, बट उसके अंदर सीड बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब अल्टीमेटली मैं बात कर लूं कि जहां पर अगर एक ओवरी है और एक ही ओव्यूल है तो उससे बनेगा सीड कितना, एक। एग्जांपल के लिए हमारा देख लो वीट, पैडी, राइस, ठीक है, मैंगो, मैंगो के अंदर भी एक ही सीड होता है, एक फ्रूट के अंदर एक सीड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम किसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर होगा, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो चीजें बता रखी है इनको ध्यान समझने की कोशिश करो कि फैमिलियर करो अपने आप को किन चीजों के साथ। स्ट्रक्चर जो हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल का था मैंने बता रखा था। ओव्यूल कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल कैसा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है किससे, प्लेसेंटा से, बाय मींस ऑफ स्टार्क कॉल्ड फ्यूनिकल। तो अगर देखो मैं वापस डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये मेरा स्टिग्मा, ये मेरा स्टाइल, और ये हमारा और नीचे ओवरी। मैं मान ले रहा हूँ कि इस ओवरी से एक प्लेसेंटा निकला। क्या निकला, एक प्लेसेंटा निकला। इस प्लेसेंटा के साथ में हमारा क्या यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये फ्यूनिकल हो गया। ठीक है, ये आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, ये माइक्रोपाइलर रीजन, ये चलाजल रीजन, और यहाँ पर हमारा आ गया एम्ब्रियो सैक। तो जिससे ये कनेक्टेड हो रहा है जिस प्लेसेंटा से ओवरी से, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे बेटा, फ्यूनिकल बोलते हैं। और जो बॉडी होती है ओव्यूल की, ये फ्यूज होती है किसके साथ में, फ्यूनिकल के साथ में, इन द रीजन ऑफ कॉल्ड हाइलम। देखो इस रीजन को मैं बोलूंगा फ्यूनिकल, और इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा, जहां से कनेक्टेड हो हमारा ये ओव्यूल, इसको क्या बोलूंगा, हीलम। क्या बोलूंगा, हीलम बोलूंगा। ठीक है, अगली चीज क्या है भाई, देखो जो हीलम रिप्रेजेंट करता है किसको, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को। ठीक है, और देखो ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप, इसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो जो ये लेयरिंग में बना रखा हूं, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ठीक है, इन दोनों को क्या मैं बोलूंगा, देखो वापस से दिखाता हूं थोड़ा दूसरे कलर से ताकि आपको आइडेंटिफाई कर पाओ। एक लेयर ये है, इस पे एक ही कलर आ, देखो एक कलर ये है और एक कलर ये, दो लेयर बन गए। इन दोनों लेयर को क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या काम करता है, देखो एक्सेप्ट न्यूसिलस। बात समझ पा रही है? तो इंटेगुमेंट किसको कवर कर रहा है, न्यूसिलस रीजन को कवर करता है, एक्सेप्ट द टिप जहां पर ओपनिंग थी। ओपनिंग को क्या मैं बोला हूं, माइक्रोपाइल इंड बोला हूं। ठीक है, और उसके अपोजिट इंड पे कौन सा इंड बताया था, ये कौन सा इंड है, चलाजल इंड है। चलाजल, ये जेड है बेटा, चलाजल इंड। ठीक है, और ये ऊपर वाला कौन सा इंड था बेटा, माइक्रोपाइलर इंड था। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। देखो इसका बेस है, तो इस बेसल पार्ट को कौन यूज कर रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं बेटा, ये तो ओवरी पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये चलाजल इंड है। ठीक है, अब देखो इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ, देखो वहां पर क्या होता है कि जो मास ऑफ सेल्स उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो के लिए। न्यूक्लियस सेल एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, तभी तो नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएगा, नर्व सेल भी बोलेंगे। और लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो क्या काम करेगा, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जहाँ पे एग सेल होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बीच में। देखो चारों तरफ न्यूक्लियस है और इसके बीच में क्या प्रेजेंट हमारा ये,
क्या प्रेजेंट है, देखो ये वाला हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, या इसी को मैं क्या बोलूँगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और देखो क्या बोला, एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल, इंपॉर्टेंट बेटा, सिंगल एम्ब्रियो सैक, यानी एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है, और वो फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर। किससे बनेगा वो, मेगास्पोर से बनेगा। बात समझ में आ रही है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर बनेगा। बात समझ पा रहे हो। अब मेगास्पोरोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, उसी को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये किस तरीके से होगा आप लोग जरा देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। वापस से, मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एमएमसी। प्लॉइडी क्या होगी बेटा इसकी, 2n, डिप्लॉयड होगा बेटा। तो जो ये फॉर्मेशन हुआ है, बात समझ पा रहे हो, इससे क्या बनाना, मेगास्पोर बनाना। क्या बनाना, मेगास्पोर। मेगास्पोर का प्लॉइडी कितना होगा, n। मेगास्पोर का प्लॉइडी कितना होगा, n। तो जो मेगास्पोर बना है किससे, मेगास्पोर मदर सेल से बना है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाएगा, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल कहां पर, इन द माइक्रोपाइलर रीजन में। देखो इधर की तरफ। बात समझ आ रही भाई। देखिए, और न्यूसिलस के देखो यहां पर जो डायग्राम बना रखा है ना बेटा, ये यहां पर, यहां पर नहीं बेटा, ये वाला ऊपर वाला, इस डायग्राम को ध्यान से समझना। ये जो मैं डायग्राम बनाया, तभी मैं इसको डायग्राम को वापस बना दे रहा हूं। देखो तो ये बन गया, ये बन गया, ये इनर लेयर, ये इनर लेयर, ये वाला ओपनिंग कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर रीजन आया ना। माइक्रोपाइलर रीजन है हमारे फ्यूनिकल वाला ऊपर, फ्यूनिकल, हीलम और ये चलाजल इंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया। इधर चारों तरफ इसके ये न्यूसिलस हो गया, इसके ये पूरा न्यूसिलस हो गया। इस इंड को माइक्रोपाइलर बोलेंगे। इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, यानी बेसिकली हमारा मेगास्पोर मदर सेल होगा। कौन सा होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा, ठीक है। अभी मैं इस डायग्राम को हटा दूँ ताकि तुमको इसका अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी को समझा रहा है। और ये कैसा होगा, लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन कौन सा होता है, मियोटिक। इंपॉर्टेंट है, डिवीजन कौन सा, मियोटिक। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगो मियोसिस, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मियोसिस होगा तभी तो हमारे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि वो फर्टिलाइज करना है। मियोसिस रिजल्ट करता है किसका प्रोडक्शन करके, 4 मेगास्पोर का। कितना करेगा, 4 मेगास्पोर। अब देखो आगे चलकर क्या बनाएगा भाई, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेजोरिटी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है। कितना, 1, केवल एक ही होगा उसमें से। 4 बनेंगे लेकिन उसमें से एक फंक्शनल होगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, वाई जो बाकी जो 3 रहेंगे वो डिजेनरेट कर जाएंगे। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होगा किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। और ये जो मेथड है हमारे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का, किससे हुआ है, सिंगल मेगास्पोर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोस्पोरिक। यानी अगर जो फीमेल गैमेटोफाइट यानी मेगास्पोर है, फंक्शनल है, वो किससे बने, एक ही, किससे, एक मेगास्पोर से बने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक बोलते हैं। याद रखना बेटा। और प्लॉइडी क्या होगी इसकी, भाई न्यूसिलस वगैरह की, मेगामेंसी की, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर की, फीमेल गैमेटोफाइट की बेटा हैप्लॉइड होगी, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर की कौन सी होगी, हैप्लॉइड ही होगी, ठीक। और मेगास्पोर मदर सेल की कौन सी होगी, 2n होगी। न्यूसिलस की कौन सी होगी बेटा, 2n होगी, क्योंकि सब नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तो मियोसिस वगैरह हो रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ध्यान से देखो बेटा। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो किनारे सेल्स की लेयर है, इस सेल का नाम क्या बेटा, न्यूसिलस, ठीक। इस इंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, चलाजल इंड बोलेंगे। कौन सा इंड है बेटा, चलाजल इंड है। देखो इसके अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या है बेटा, मेगास्पोर मदर सेल को किससे दिखाते हैं, एमएमसी से। तो देखो जब यहाँ पर पहला डिवीजन हुआ है मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन हुआ है, तो बनाया क्या, मेगास्पोर डाइयाड। और जब सेकेंड डिवीजन हुआ मियोसिस 2, तो क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड। तो इस मेगास्पोर टेट्राड 1 2 3 4, तो 4 के अंदर से 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, ठीक। बचेगा क्या, एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाएगा, वही जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होगा। और ये जो 1 बचा है फंक्शनल मेगास्पोर, वही आगे चलकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। और उसके अंदर बेटा देखो फिर क्या होता है, फिर होना डिवीजन होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, माइटोसिस, क्योंकि मेगास्पोर का जो प्लॉइडी है वो कौन सा होगा, एन होगा। मेगास्पोर की प्लॉइडी कौन सी होगी बेटा, एन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात अगर एमएमसी में 2n है, तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है मेगास्पोर डायरेक्ट बनाते समय, ये कौन सा हुआ, रिडक्शनल डिवीजन है। इस टाइम पे जो डिवीजन हुआ है वो कौन सा है, रिडक्शनल डिवीजन। और बाकी जो यहाँ पे कौन सा हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इक्वल्स टू माइटोसिस लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर होगा प्लॉइडी हमारी कौन सी, मेगास्पोर टेट्राड जो बने, तो मेगास्पोर का प्लॉइडी क्या होगा, एन।
अब उसके अंदर बाद में क्या कराते हैं माइटोसिस, तो माइटोसिस कराने पे एक सेल से कितना बन गया 2, 2 से कितना बना 4, 4 से कितना बना 8। अब देखो बेटा यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर क्या होता है, ये दोनों सेल के जो मास बढ़ने की वजह से ये सेल अपने आप को क्या काम करता है बेटा, रीअरेंज करता है। क्या काम करता है, रीअरेंजमेंट करता है। जब रीअरेंजमेंट करता है तो उस टाइम पर देखो वापस से माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ देखना, फोकस करना, नीचे वाला कौन सा एंड होगा, ये चलाजेल एंड, ठीक। तो जो 3 इसके अंदर से तुम्हारे मेगा बेसिकली तुम्हारे 3 सेल थे जिनका नंबर बढ़ा हुआ है, तो ये 3 जाकर के क्या बनाते हैं, एंटीपोडल सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1 2 3, ये क्या बनाए, एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल कौन से एंड की तरफ रहता है, क्वेश्चन पूछता है बेटा, कौन से एंड की तरफ रहता है एंटीपोडल सेल, ये बात हमेशा याद रखना, चलाजल एंड की तरफ, चलाजल, चलाजल, कुछ ज़्यादा स्पेलिंग नहीं बड़ी होगी इसकी, चलाजल एंड की तरफ होगा, ठीक है। और बेसिकली ये तीनों क्या हो जाएंगे आगे चल करके डीजेनरेट कर जाते हैं। देखो वापस से जो बीच वाला पूरा सेल है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलेंगे, और इसके बीच में 2 न्यूक्लियस मिलेंगे जिसको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। यानी देखो 3 तो नीचे चले गए, एक इधर से और एक इधर से, दोनों बीच में आ गए, ठीक। बाकी यहाँ बचे कितने, 3। तो इस 3 के अंदर से एक क्या बना लिया, एक सेल बना लिया। बाकी के जो 2 साइड में रहेंगे ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड सेल। और ये कौन से एंड की तरफ रहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेंगे। अब देखो डायग्राम यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने डायग्राम को रिवर्स कर दिया, बच्चे इसी चक्कर में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ो। जब रिवर्स करोगे तो चलाजल एंड कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, क्योंकि चलाजल एंड मैंने कहाँ बनाया था, नीचे बनाया था। देखो अरे पहले कैसे आ गया भाई, देखो चलाजल एंड, तो चलाजल एंड इधर की तरफ था, जब रिवर्स करूँ तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो बताया तो चलाजल एंड की तरफ कौन सा चीज था, एंटीपोडल सेल था। एंटीपोडल सेल देखो दोनों यहाँ पे आ गए। तो ये तीनों क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। बीच में क्या बचा, पोलर न्यूक्लियाई, और जो पूरा सेल है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। खास बात, जो यहाँ पर 2 मैंने बना रखा था ऊपर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पे जो 2 सिनर्जिड बना रखी थी, देखो ये वही दोनों सिनर्जिड है, क्योंकि नीचे आ जाएंगे, ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ गया। और इनके अंदर क्या बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, जिसका काम क्या है, बेसिकली पॉलन ट्यूब को पकड़ करके गाइडिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो एक सेल तक पहुंच पाए। उसके पीछे देखो यहाँ पे क्या बना रखा है, ये बना रखा है एक सेल वाला। तो एक सेल का न्यूक्लियस हो गया और एक सेल का प्रोवाइड क्या होगा, एन। जाहिर सी बात है मेगास्पोर से बना हुआ है, ठीक है, और माइटोसिस के थ्रू बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ है ये कितने सेल का हो गया, 2 4 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रियो सेक का डिफाइन किया गया है। और ये क्या हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है, सॉरी। तो आई होप कि आपको मेगास्पोरोजेनेसिस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेटा याद रखना कि डिवीजन वगैरह कहां पर कौन सा हुआ है और कहां पर चीजों को रिवर्स किया, कहां पर रीअरेंज किया है, ये चीजें बेटा याद रखना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये तो पेज हो ही गया, आगे जरा बढ़ो। देखो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दी हो बेटा, इसको तुम समझ लो ताकि तुमको आगे दिक्कत ना हो। जो भी हमारा फॉर्मेशन होता है मेमोरी तक, उसको डिटेल में लोगों ने देखा। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का डिवाइड करता है माइटोटिकली, बताया तभी माइटोसिस होता है। फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच हैव टू द अपोजिट पोल, दोनों पोल की तरफ चला गया तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। फिर वो डिवाइड करके माइटोटिक वाला वापस से क्या बनाया 4, फिर 8, ठीक है। बाद में क्या होता है भाई, वो माइटोसिस तो अपने को क्या काम करता है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर के, ठीक है, जो डिवीजन हुआ कैसा होता है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड नॉट इमीडिएटली बाय सेलुलर फॉर्मेशन, सम टाइम क्या होता है कि कुछ टाइम लगाता है, ठीक है। और आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। तो बेसिकली एक एम्ब्रियो सेक जो मेच्योर होगा उसके अंदर कितने होंगे, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट होते हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है सेल के अंदर एम्ब्रियो सेक का, वो हम लोगों ने पीछे देखा है, 6 जो होते हैं उसमें से 8 में से सराउंडेड होते हैं किससे, सेल वॉल से। 6 उसमें से क्या होंगे, सराउंडेड होते हैं किससे, सेल वॉल से, और एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, उनके ऊपर कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होगा। वो कहां पर हो जाएंगे भाई, बीच में, ठीक है। और क्या बोला है, सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल हमारा बहुत बड़ा होगा, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था। देखो ये 3 हमारे एंटीपोडल सेल, बीच में हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारा एग सेल, उसके साथ में ये 2 सिनर्जिड सेल। एग सेल का प्लाइडी एंड, ये दोनों सिनर्जिड सेल हो गए, हेल्प करेंगे फिलीफॉर्म अपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, एक सेल तक पहुंचने के लिए। ये तीनों डीजेनरेट कर जाएंगे। इन 6 के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, बट जो हमारा पोलर न्यूक्लियस उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है भाई, देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सबका डिस्ट्रीब्यूशन है सेल का। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर माइक्रोपाइलर की तरफ, और क्या बनाते हैं, एग अपरेटस। क्या बनाते हैं, एग अपरेटस। तो माइक्रोपाइलर रीजन इधर की तरफ होगा,
ये हमारा क्या है, एग सेल है, ठीक है। एग apparatus in turn consist of 2 synergid cell and 1 egg cell। synergid cell स्पेशल थिकनिंग होता है, सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलेट टिप, इसी को क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म apparatus। बता रखा हूँ भी, फंक्शन उसका बताया हूँ फिलिफॉर्म apparatus का। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द synergid, ठीक है। 3 सेल एट द चलाजल एंड, इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, अभी डिस्कस किया हूँ। लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड, क्योंकि बड़ा वाला ये पूरा जो पूरा एरिया, ये कौन सा एरिया, ये सेंट्रल सेल का एरिया, ठीक है। और 10 टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक कितना होगा जब मेच्योर होगा, तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट हो गया, 3 3 6 और एक पूरा बीच का सेंट्रल सेल, जिसको क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड। यानी फीमेल जो मेच्योर हम लोगों ने गैमेटोफाइट वगैरह डिस्कस करा है बेटा, वो क्या बनेगा, वो मेच्योर 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज होता है बेटा। इसको इतना मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये PYQ वगैरह के अंदर नीट में पूछा गया है। आपको कितना आसान, यस बेटा इतना आसान पूछा गया था बेटा। आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आती रहे, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं, बोल रहा बेटा पॉलिनेशन वगैरह के बारे में। तो आज हम लोगों ने जो बेटा डिस्कस करा, पहले उसको एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रहे भाई, हम लोग भूलते ना चले जाएँ। देख पा रहे हो, सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। तो हम लोगों ने आज पूरा मेगा कुछ पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ाई करी और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ाई करी। हम लोगों ने पिछले क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बारे में पढ़ाई करी थी। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ में एनसीईआरटी को डिस्कस करते चले जाओगे, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास वगैरह के ऊपर में अब जब नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके पॉलिनेशन वगैरह, उसके टाइप वगैरह को डिस्कस करेंगे, बेसिकली जिसके अंदर की ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट वगैरह की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, और बस इसी तरह से जुड़े रहिए और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टे ट्यून विद बायोलॉजी वाला, ताकि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएँ। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी के साथ में और आज के सेशन को मैं करूँगा यहीं पर एंड, ठीक है। एक दिन में पूरा ये वन शॉट नहीं बेटा, इसलिए मैं इसको पार्ट करके कर रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लोड ना महसूस हो, ठीक है। स्लोली हम इस चैप्टर को भी कंक्लूड कर लेंगे। सो ओके विद दिस पॉजिटिव नोट। और अभी रिसेंट में तो जंतर मंतर वगैरह काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट जो नीट का पेपर लीक हुआ, बल्कि नॉट ओनली नीट, देश के अंदर जितने भी एग्जाम वगैरह लीक हुए हैं, उन सब बहुत एक गंभीर मुद्दा है, जिसके लिए हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है अभी, बेसिकली हम लोग किसी पार्टी से हमारा कोई ओरिएंटेशन वगैरह नहीं है, बट हम बस इतना चाहते हैं कि देश में होने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से एक छात्र हित के लिए और देश के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आप लोग भी अपने तरफ सतर्क रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए और अपने जागरूक छात्र बनिए और सभी सही चीज़ों को पहचानने की कोशिश करिए। और इसी आज पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग आज के डिस्कशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।